नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं और ख़ास तौर पर आपके अंदर वो जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं जिससे आप अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य, अपनी तंदुरुस्ती का बेहतर तरीके से उसका देखभाल कर पाएँ, उसकी केयर कर पाएँ। क्योंकि आजकल की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम अपने शरीर के लिए अलग से समय निकाल सकें, और यदि समय निकाल भी लेते हैं तो जानकारी का अभाव हो जाता है जिसमें कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या कुछ करना है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें आप तक हम पहुंचाते हैं, उपचार आप तक पहुंचाते हैं, रामबाण नुस्खे आप तक हम पहुंचाते हैं जिसके माध्यम से आप अपने असाध्य से असाध्य रोग बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर पाएँ। वो सब कैसे होगा, वो सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा क्योंकि आयुर्वेद पर आधारित है कार्यक्रम और आयुर्वेद के बारे में आप भली भांति से परिचित हैं। आयुर्वेद आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति का उदाहरण है जिसका कोई तोड़ नहीं है। इन्हीं सब विषयों पर हम आज के इस कार्यक्रम में भी चर्चा करने वाले हैं और हमारे इस चर्चा में हमें जो मार्गदर्शन देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेष अतिथि गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी, आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और इससे पहले हम कार्यक्रम को शुरू करें, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं, क्योंकि जो नुस्खे आपको बताए जाएं, जो भी सलाह, जो उपचार आपको बताए जाते हैं, वो सब चीज़ें आप लिख लेते हैं तो आपके जहन में उम्र भर वो तमाम चीज़ें बनी रहती हैं। चलिए देर ना करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, महामारी के इस दौर में सभी तरफ देखा जाए, जहां भी आप नज़र घुमाएंगे वहां पर इस महामारी का कुछ ना कुछ प्रकोप हर जगह दिखाई देता है। ऐसे में चर्चा के लिए हमें यही एक विषय मिलता है कि लोग त्रस्त हैं ऑक्सीजन को लेकर। हालांकि क्योंकि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं और ऐसे में प्रशासन भी अपने प्रयासों में विफल हो ही जाता है, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि इस महामारी के दौरान ऑक्सीजन की ज़रूरत इतनी ज़्यादा क्यों पड़ती है। पहला तो ये मेरा सवाल है। दूसरा सवाल, जब ये ऑक्सीजन किसी कारण से नहीं भी मिल पाए तो क्या ऐसे में रोगी का जानलेवा स्थिति बनना ज़रूरी है या ऑक्सीजन का कोई और विकल्प भी हो सकता है आयुर्वेद के माध्यम से? ये सारे विषय हम आपसे जानना चाहेंगे। आयुर्वेद में ऑक्सीजन का विकल्प एक नहीं अनेक है जी। जब भी आपका सांस रुकने लगे, आपको सांस में तकलीफ हो, आपको सबसे पहले लहसुन की तरफ या अदरक की तरफ ध्यान देना चाहिए और शहद। ये तीन वस्तुएं ऐसी है जो कि सांस की नाली को, फेफड़े को ऐसे साफ करती हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। जब किसी को ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, उसे सांस नहीं लिया जा रहा है, तो अदरक और लहसुन 1 चम्मच रस निकाले, दोनों का मिला के, और 2 चम्मच शहद में मिला करके उसको उंगली से चुटाएं। जैसे जीभ पे लहसुन का रस, अदरक का रस और शहद जाएगा तो उसकी जीभ पे एकदम पानी बनेगा। ये पानी जैसे गले से नीचे उतरेगा तो सांस की नाली को, फेफड़े को ऐसे साफ करेगा जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको निखार देते हैं। उसके एक एक पूर्वे का मैल निकल जाता है, कपड़ा निकल जाता है। ऐसे सांस की नाली और फेफड़े साफ हो गए, ऑक्सीजन आ गई। ऑक्सीजन न आने का एक कारण नहीं, इसके 3-4 कारण हैं।
यदि आपकी सांस की नाड़ी के अंदर बलगम रुक गया, सांस रुक गया। जी। फेफड़े के अंदर बलगम जम गया, सांस रुक गया। परंतु लहसुन, अदरक और शहद ये इसको ऐसे काटता है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। जी। यहाँ पर गुरुजी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। इस दौर में जिसको कोरोना जो संक्रमित व्यक्ति हो जाता है, महामारी से पीड़ित हो जाता है, ऐसे में उसको आमूमन ये देखा गया, अधिकतर लोगों के साथ ये केसेस में देखा गया है कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा उन्हें ज़रूरत पड़ती है। आखिर ऐसे कौन सी स्थिति बनती है जिसमें कि सांस लेने में तकलीफ हो जाती है? देखिए, सांस की नाड़ी में जैसे गंदी नाली में कूड़ा करकट फंस करके पानी रुक जाता है, ऐसे उसमें जो बलगम के अंदर कीटाणु हैं रोग के, उसको एकदम ढक लेते हैं और वहाँ से फिर ऑक्सीजन जाने का रास्ता नहीं रहता। इन कीटाणुओं को मारने के लिए और सांस की नाली को साफ करने के लिए अदरक, लहसुन और शहद, इससे बढ़ के पूरे संसार के अंदर कोई भी दवाई इतनी पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल ये है। अब ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों इसके नुस्खे हैं। यदि आपके पास गाय का घी है तो गाय का घी 100 ग्राम लें आप। उसमें आप 3 ग्राम सिंधा नमक मिला दें पीस करके, 1 ग्राम केसर और 5 ग्राम हल्दी। अब इसको धीमी आंच पे इतना उबालना है कि आपका 100 ग्राम का 80 ग्राम रह जाए। 20 ग्राम ये भाप बन के उड़ जाए। अब इसको ठंडा होने पे छान करके आप ड्रॉपर में डाल लें और इसको नाक के द्वारा आप डालेंगे नाक में। तो पहले इसको हल्के गर्म पानी में रख के पिघला दें। वैसे गर्मी का मौसम है, इसमें पिघला हुआ होता है, परंतु फिर भी थोड़ा गाढ़ा होता है। तो गर्म पानी में इसको रख के और नाक में यदि आप 1 शीशी लगा देते हैं और रोगियों कहते हैं नाक से सांस खींचो, मुंह से छोड़ो, तो 10 सेकंड के अंदर अंदर उसकी जो ऑक्सीजन का लेवल था पूरा हो जाता है। क्योंकि मेरा रोज का प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी नहीं है। मेरे पास सांस के रोगी, गठिए के रोगी, किडनी के रोगी, कैंसर के रोगी, जो भी यहाँ आता है और जिसको नाक में दवाई डाली जाती है, वो एक ही बात कहता है कि स्वामी जी, जब हॉस्पिटल में हमें डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगाई थी तो उससे भी हमें इतनी राहत नहीं मिली जितनी कि आपके नाक में इस दवाई के डालने से मिली है। तो मैं उनसे एक ही जवाब देता हूँ कि देखिए, डॉक्टर ने थ्योरियाँ पढ़ी हैं और थ्योरी के अनुसार चलते हैं। मैंने हर एक रोग पे प्रैक्टिकल किया है। प्रैक्टिकल में जिसमें मुझे सफलता मिली मैं उसी चीज़ को अपनाता हूँ। आज मुझे इस बात की खुशी है कि संसार के हर जगह से जो हिंदी जानता है और जो डॉक्टरों की जेब में भर कर दुखी हो चुका है, वो मरीज़ जिस दिन भी मेरे आश्रम आता है उसी दिन उसको 15 से 20% आराम मिल जाता है। और मेरे आश्रम की दवाइयाँ सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। किसी को 1 महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद होती है। और संस्थाओं में एक बार आपको दवाई स्टार्ट करा दी तो कम से कम आपको जब तक जीना दवाई खानी ही पड़ेगी। जिस दिन फालतू डोज ले ली वो भी आपको नुकसान करेगी, कम ली तो वो भी नुकसान करेगी। जितने उन्होंने लिख रखी उसके अनुसार लेते हैं तो उससे आपको 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे आराम मिलता है। उसके बाद फिर आपको तकलीफ़ होती है, फिर खुराक लेनी पड़ती है। परंतु स्वस्थ विचार की दवाई से जो एक बार रोग कट गया, वहाँ से आगे कटता जाएगा, दोबारा बढ़ेगा नहीं। जब नाक में आप इस घी को डालेंगे
तो चाहे ब्रेन ट्यूमर का मरीज है, चाहे माइग्रेन का मरीज है, सिर में दर्द का मरीज है, चाहे चक्कर आते हैं, यानी हर एक रोग पे ये ऐसे कब्जा करता है जैसे तेज भूख लगने के बाद और आपको सब्जी मिले ना मिले, थोड़ी रोटी मिल जाती है, उसको खा के जैसे आपको शांति मिलती है, इसी प्रकार इसके डालने से रोगी को शांति मिल जाती है। आज मेरे पास ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं है। डॉक्टरों को रोग बताना पड़ता है या मशीनों से टेस्ट करा के तब उपचार शुरू होता है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो कागज पत्तर लाना पड़ता है, ना ही मुंह से बोलना पड़ता है कि मुझे तकलीफ़ है, और ना ही किसी किस्म का सुझाव देना पड़ता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसके अनुसार जितनी भी शरीर के अंदर दवाइयाँ रोग मिलते सब दवाइयाँ दी जाती हैं। जब इन दवाइयों को रोगी खाता है, परहेज करता है और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर करवाता है, तो एक ही बात कहता है कि स्वामी जी आपकी दवाइयों के चमत्कार से तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जो लाभ आपकी दवाई ने हमें दिया, ये लाभ आज तक किसी की दवाई ने इतना नहीं दिया। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि देखिए मेरे पास जड़ी बूटियाँ हैं, पेड़ पौधे के पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, छाले हैं, जिनसे दवाइयाँ बनी हैं। अरे दवाइयाँ जो हैं ये है डूबते को तिनके का सहारा है। जो ईमानदारी से परहेज करके खाएगा उसके लिए अमृत है, और जो गड़बड़ी करेगा उसके लिए मिट्टी के समान है। मेरा नाम कमलेश शर्मा है। मैं MP उज्जैन का रहने वाला हूँ। मेरे पापा को रामचंद्र जी शर्मा जिनका नाम है, वो काफ़ी समय से पेट संबंधित बीमारियाँ थी। काफ़ी इलाज करवाया, 2-2.5 साल हो गए उनका इलाज करवाते। डॉक्टर रिपोर्ट से पता चला कि उनको कैंसर था। यहाँ पर आकर के बताया तो भी यही गुरुजी ने यही बताया। उसके बाद में यहाँ का कोर्स लिया। गुरुजी ने मेरे को संभावना दी कि ये कोर्स तुम चालू करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने इनका पता उज्जैन में हमारे एक जीजी है जिनको किडनी संबंधित बीमारी थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला था, तो उनने यहाँ पर आकर के उनको काफ़ी कुछ आराम मिला। आज वो स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से। तो उनने मेरे को यहाँ का पता दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, गुरुजी से मिला, गुरुजी ने मेरे को सब चीज़ पूरी बताई, जानकारी दी। उसके बाद से 15-20 दिन का कोर्स लिया तो आज 60-70% आराम है। इनके कोर्स में परहेज बहुत ज़रूरी रखना पड़ता है, लेकिन आज परहेज की वजह से 60-70-75% आराम है। मेरा नाम डॉक्टर GN सोमदेव है और मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं, और ये मेरी पत्नी है श्रीमती उमा सोमदेव, और मेरी डॉटर जो है वो भी एम्स में डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है वो। इनकी जब तबीयत ख़राब होगी तो हमने वो हर संभव उपाय किया, जैसे कि इनको BP, शुगर, थायराइड और हार्ट का कुछ प्रॉब्लम और किडनी डैमेज, ये मल्टी प्रॉब्लम इनको थी। तो हमने जो भी यथासंभव उपाय करने चाहिए थे वो सारे किए, जैसे कि योगाभ्यास, प्राणायाम, सत्संग और आयुर्वेदिक दवाएं, एलोपैथिक दवाइयाँ, सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ और नेचुरोपैथी की दवाइयाँ, और काफ़ी जगह हमने दिखाया इसको। और मैं भी स्वयं जिसका जानकार हूँ, तो मैंने बहुत इलाज कराया, लेकिन इनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन हम लोग ये चाह रहे थे कि किसी प्रकार का कोई ऐसा औषधि जो हो आयुर्वेदिक पीने की, जो इनको ठीक कर सके। तो हमने ऐसा एक प्रोग्राम देखा और बाबा का प्रोग्राम देखा, तो हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ से जो दवा हमने ली तो इनको लगभग 2 महीने में इनका जो मेजर प्रॉब्लम था किडनी का, जो श्रिंक हो गई थी, तो वो ठीक हो गई। ये सबसे बड़ी चमत्कारिक बात है। मैं समझता हूँ कि ये हम लोग आयुर्वेद में भी इतना सफल इलाज नहीं कर पाते जितना कि ये यहाँ इलाज हो गया। और इनके हार्ट का भी कोई प्रॉब्लम अब बाकी नहीं है, और BP इनका नॉर्मल है लगभग, और शुगर में थोड़ा नीचे ऊपर होते रहता है। तो अभी कुछ दिन और दवाई लेनी है,
तो शुगर की तो थोड़ी लंबी दवाई लेनी होती, बाकी ऐसे इनका खाना पीना, उठना बैठना, बोलना, इनके चेहरे की चमक और इनका अब खाना बनाना, ये सब कुछ जो है, जो घरगुती काम करना, सब कुछ जो है नॉर्मल हो गया। ये पहले कुछ भी नहीं कर पाती थी, केवल बिस्तर पे, और अभी 2 महीने पहले तो ये स्थिति आ गई थी कि इनको अब ये गई ही गई। सारे रिश्तेदार हमने बुला लिए थे, हमारे डॉक्टर मित्र भी आ गए थे। तो फिर हमने ये दवाई जो ली, तो हमारे डॉक्टर मित्र ने बताया कि आप कोई ऐसी आयुर्वेदिक दवा लो जो पीने की हो, कोई नाड़ी वैद्य हो, ऐसा सफल नाड़ी वैद्य। तो बाबा जी के बारे में जब पता चला कि हमने कहा ऐसे नाड़ी वैद्य तो आप बहुत गिने गिने 2-4 ही होंगे हमारे देश में, तो हम लोग यहाँ पर आए और बाबा जी की दवा साहब ये मैं समझता हूँ और ये स्वयं समझती है कि ये पूर्ण रूप से स्वस्थ है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और पहला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं। रोशनी कुमारी जी हैं, 23 वर्ष की उम्र है और मुंगेर बिहार से बात कर रही हैं। इन्होंने अपना बताया है ये अपने चेहरे पर जो शेप है वो राउंड शेप नहीं है, यानी जो एक गोल और अच्छा चेहरा होना चाहिए वैसा चेहरा नहीं है, सपाट चेहरा है और चेहरे पर बिल्कुल भी रौनक नहीं है और इस वजह से इनको आत्मविश्वास में बहुत कमी होती है। कई रिश्ते इनके इस वजह से रिजेक्ट हो गए हैं। देखिए बेटा, जब किसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसका चेहरा सिकुड़ा हुआ होता है। औरतों का हीमोग्लोबिन 14 होता है, मर्दों का 16 होता है, परंतु जिनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है वो औरत का 15 तक चला जाता है, मर्द का 17 तक चला जाता है। और जिसका हीमोग्लोबिन कम है, जैसे औरत का 11-12 के बीच में, तो शरीर तो सिकुड़ेगा, और जिस मर्द का 13-14 पे चला गया उसका शरीर सिकुड़ता है। अब टीवी के माध्यम से आपको मैं बता दूं कि आप ये उपचार कर लें और उपचार आपको लाभ न दे, आपका पैसा बर्बाद हो, तो मैं अपनी बेइज्जती क्यों करूं? क्योंकि मैं नाड़ियाँ वैद्य हूँ। नाड़ी परीक्षण में ना तो रोगी से पूछा जाता है कि आपको तकलीफ़ क्या है, न उसका कागज पत्र देखा जाता है, न मशीनों से टेस्ट किया जाता है। कलाई पे ऐसे 3 उंगली रख के अंगूठे की तरफ, तीनों उंगली में बात पित्त कफ का पता लग जाता है, कौन सी चीज़ बड़ी कौन सी घटी है। उसी में हीमोग्लोबिन का, ऑक्सीजन का सारा पता लग जाता है। यदि आपका हीमोग्लोबिन पूरा है, ऑक्सीजन में कमी है, तो भी आपको ये रोग होगा। तो यहाँ पे हर एक चीज़ जो है जड़ी बूटियों के द्वारा तैयार की जाती है। यहाँ पे किसी किस्म का केमिकल नहीं बेचा जाता। तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक चाहे कोई भी रोग है, जब तक नाड़ी परीक्षण न किया जाए, रोग का पता न लगे, तब तक यहाँ से दवाई नहीं देते। और टीवी के माध्यम से दवाइयाँ नहीं बेचते। यहाँ पे दवाई केवल उसी रोगी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है। ये सब चीज़ें जो आपको बताई गई हैं और इसको आपने नोट ज़रूर कर लिया होगा। कुछ सलाह ऐसी होती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कामगार होती हैं, क्योंकि घरेलू उपचार आपके लिए उतने जिस तरीके से आपको बताए जाते हैं उस तरीके से यदि आप नहीं कर पाते हैं तो वो लाभ भी नहीं करते हैं और नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि उनमें कितनी मात्रा किसकी आपको डालनी है वो सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती हैं। इससे सबसे अच्छा गुरुजी ने यही सलाह दी है कि एक बार आप स्वस्थ विचार आश्रम आ जाएं, ताकि आपको औषधि के क्या रेशियो होने चाहिए और किस तरीके से आपको नियम परहेज़ करने हैं, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आपको औषधि बनाकर दी जाएगी और ताकि आपकी जो भी परेशानी है वो दूर हो सके। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और इसी के साथ एक दर्शक और है हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ सर, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है सर। सुनील जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम गाजीपुर यूपी से बात कर रहे हैं जी। अपना सवाल पूछिए, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर कि उम्र मेरी लगभग 40 वर्ष है जी, और मेरे सर का बाल जो है झड़ चुका है, 10% मात्र बचा होगा जी। इसके लिए कोई है? कब से झड़ रहे हैं आपके बाल? सर बाल तो 2-3
साल हो गया, झड़ते झड़ते थोड़ा थोड़ा झड़ते झड़ते अब धीरे धीरे केवल 10% बाल ही इनके सिर पे बचे हैं गुरुजी। देखिए, यदि किसी के सिर में बालों की जड़ों में नज़ला जम जाए तो बाल ऐसे झड़ते हैं जैसे मुट्ठी से रेता झड़ता है। और यदि किसी का खान पान ठीक नहीं है, ठंडी चीज़ों का सेवन, बासी चीज़ों का सेवन, आर्टिफिशियल चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं तो भी बाल ऐसे झड़ते हैं जैसे मुट्ठी से रेता झड़ता है। यदि आपने बालों को दोबारा उगाना है, जैसे बचपन से बाल ऐसे करने हैं, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इसको डालते हैं तो उस दिन तो शरीर के अंदर कम से कम 10 से 15% परिवर्तन आता है। और फिर नियम से करते हैं तो 3 महीने में पूरे शरीर में बाल ऐसे आ जाते हैं जैसे एक किसान सब्जी वाला पाव तैयार करता है, ऐसे पाव तैयार पूरे शरीर में हो जाती है। क्योंकि बालों के जड़ें जो हैं वो दोबारा अंकुरित हो जाती है। ये सिर्फ आयुर्वेद में जड़ी बूटियों में इसका उपचार है, बाकी कहीं नहीं है। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं, YouTube के जरिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल संस्कृति टीवी और हमारा Facebook पेज संस्कृति टीवी, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम के समाप्ति का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।